बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, मुआस्सिर उर्दू नज़्म के सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारी ये खुशबख्ती है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास पाकिस्तान के आला तरीन अदबी एजाज़ात के हामिल और बेहतरीन हिस्सी तख्लीकी तजुर्बात के हामिल, किताबों के हामिल लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा यास्मीन हमीद साहबा से, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसलिए रेख्ता पर इनके हवाले से मौजूद ये गलत फहमी कि 15 बरस पहले 2008 में इन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया गया, आज हम इसे दूर करते हैं और इश्काबाद के ज़रिए से रेख्ता की इस खामी की इस्लाह करवाएंगे, यानी हमारे जिम्मेदारियों में इजाफा होता है। पसे आईना इनकी पहली किताब 1988 में आई थी। हिसारे बेदीवार, आधा दिन आधी रात, फना भी एक शराब है। और इसके अलावा ये एक अरसे से पाकिस्तान के मुतअद्दिद रसाइल सीप में छपती रहीं और दरसो तदरीस से ताल्लुम से इनका ताल्लुक़ रहा। पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में भी पढ़ाती रहीं। और एक मुनफरिद चीज़ ये कि ये उर्दू की नज़मों को अंग्रेज़ी में भी मुंतकिल करती हैं, जैसे अज़रा अब्बास की बेहतरीन किताब नींद की मुसाफ़तें इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। यास्मीन हमीद साहबा हमारे दूसरे मेहमान हैं, उर्दू नज़्म के मुनफरिद शायर जो अपने लहजे से, अपनी नज़्म के किरदारों से और अपनी मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। हैरान सरे बाज़ार, इश्क की तकमीम और मेले में जैसी 3 खूबसूरत किताबों के अलावा इनकी अंग्रेज़ी कुतुब भी हैं और दीगर काम भी सामने आ चुका है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हारिस खलीक साहब से। नो फॉर्चून्स टू टेल बिटवीन यू एंड योर लव, और दीवान, ये दीवान अंग्रेज़ी में है, उर्दू में दीवान नासिर काज़मी की किताब है, आप जानते हैं। हमारे तीसरे मेहमान बहुत खूबसूरत नज़्म के शायर, इनकी पहली किताब बर्फाब 2006 में सामने आई थी। फिर गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल इनकी किताब चाक से उतरे वजूद सामने आई, और नज़मों की आखिरी किताब जो मेरी नज़र से गुजरी थी वो गिरा खुलने तक थी। इनका पढ़ने का अंदाज़ हो, शायरी की पेशकश का अंदाज़ हो या लिखने का इनका तजुर्बा हो, हम सब चीज़ों के असीर हैं। आपके सामने आएंगे जनाब शहजाद नैयर साहब। मैं ज़्यादा हायल नहीं हूँगा आपके और मेहमानों के दरमियान। इनके तारुफ के बाद सीधा ही हम गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं और पूछते हैं कि मुआस्सिर उर्दू नज़्म अगर है तो रशीद हसन खान ने कहा था, बड़ी गलत फहमियाँ पैदा कर दी तारीखदानों ने हमारे लिए। एक तो ये कि उन्होंने कहा शुमाली हिंद में गज़ल से आगाज़ हुआ, जबकि बरसों पहले उससे जाफ़र ज़टल्ली की ज़टलनामा आ चुकी थी। और फिर दूसरी ये कि गज़ल ही उर्दू नज़्म का सरमाया है, उर्दू तारीख़ का सरमाया गज़ल है। इससे शुरू करते हैं कि क्या उर्दू नज़्म हमारी तारीख़ का सरमाया नहीं है? इस गलत फहमी को हम कैसे रफ़ा कर सकते हैं? मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा मोहतरमा यास्मीन हमीद साहबा से। अब हम लोग नज़्म पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो आम तौर पे बहुत पीछे चले जाते हैं, 200-300-400 बरस पीछे, और फिर अहद हाज़िर तक आते आते बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि बीच में बहुत कुछ है। गज़ल तो ज़ाहिर है एक बड़ी बहुत ही मकबूल सिन्फ़ सुखन है, और जो क्लासिकी ज़माना है हमारा, जिसे आप ले जाइए 200 बरस, यानी आपकी 19वीं सदी, 18वीं सदी और उससे भी पहले, तो एक टेस्ट हुआ करता था कि अगर आप गज़ल नहीं कह सकते तो यानी हर बड़ा शायर गज़ल ज़रूर कहता था। और एक कसीदा, ये 2 असनाफ़ हैं जो बहुत मकबूल थी और लोग चाहते थे, कोशिश करते थे कि अगर वो नज़्म लिख रहे हैं तो गज़ल ज़रूर लिखें। वो उनका इम्तिहान जो है वो इसी में था। और सिर्फ़ मतलब उसी ज़माने में नहीं, आगे आते आते यानी 20वीं सदी में भी
तो हम लोग अगर इसका आगाज़ करेंगे बहुत पहले जाकर, नज़में तो लिखी जाती थी। देखिए नज़मों की नज़म जो मसनवियाँ हैं हमारे क्लासिकी लिटरेचर में, और उसके बाद क़सीदे हैं, ये नज़म ही की शक्ल हैं। मरसिया है और नज़ीर अकबर आबादी की बेशुमार नज़में हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। वो उसको कैटेगराइज़ जो है वो उस इनमें नहीं किया जा सकता, बल्कि वो वाहिद मेरा ख़्याल है शख्स हैं पिछले यानी 18वीं-19वीं सदी के जिन्होंने उस किस्म की नज़म लिखी, और उसको जो है वो रिक्लेम किया तरक्की पसंद तहरीक वालों ने। उनके और इनके दरमियान उस तरह की नज़म हमें नहीं नज़र आती है। लेकिन नज़म जो है उसका स्टेटस गज़ल का स्टेटस नहीं था 20वीं सदी से पहले। इक़बाल के बाद नज़म जो है वो, इक़बाल की शायरी जो है उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। यानी उन्होंने कुछ चीज़ें नज़म में भी और उनकी गज़ल में भी, गज़ल भी तब्दील हुई और नज़म भी तब्दील हुई। इक़बाल मुझे लगता है कि एक डिवाइडर की तरह है क्लासिकी ज़माने और नए ज़माने के दरमियान, और उसके बाद चीज़ें तब्दील होती गई हैं। इक़बाल की तक़लीद तो कोई नहीं, किसी ने की नहीं है। जैसे कहते हैं आम तौर पे कि बड़े शायर, जो बड़ा शायर तन्हा होता है, बस ना उसकी तरह कोई लिख सकता है उसके बाद। तो ये बात एक हद तक, तो एक हद तक नहीं बल्कि दुरुस्त इसको समझना चाहिए। लेकिन उसके बाद चीज़ें पहले की तरह रहती भी नहीं हैं, वो बदल जाती हैं। वो किस तरह बदलती हैं वो हम तारीख़ में देखें तो हमें नज़र आता है। यानी पीछे मुड़ के देखना उसके बाद जो है वो मुमकिन नहीं होता। अब ये 20वीं सदी जो है, ये गज़ल के साथ साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी हम आगे बात करते हैं, तो ये नज़्म की सदी भी है। बल्कि नस्र, उर्दू नस्र में भी जो इर्तिक़ा है बहुत ज़्यादा तख्लीकी नस्र में, वो भी 20वीं सदी ही में हुआ है। हमारे यहाँ अब मैं चाहूँगी कि हम क्योंकि मासिर उर्दू नज़्म पे बात कर रहे हैं, तो ज़रा हम अपने अहद हाज़िर में जल्दी आएँ। बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कदीम ज़माने में हम इतना ज़्यादा ना रहें। जी, हम आते रहेंगे। जो हम अब इस ज़माने की अगर बात करें, तो जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं वो यूँ नज़र आती हैं कि एक वक्त था, यानी आज से आप 30-40 बरस पहले चले जाएं या 50 बरस, उस वक्त तक गज़ल जो है उसका अब भी है, लेकिन गज़ल लिखने वाला उस वक्त ज़्यादा एतबार उसके साथ गज़ल लिखता था। और आम तौर पर जो सिर्फ नज़म लिखने वाले थे वो कोशिश करते थे या चाहते थे कि वो गज़ल भी लिखें, कोई एक किताब, एक मजमुआ गज़ल का आ जाए कि उनको सनद मिल जाए इस चीज़ की कि वो शायर हैं और इस गिरोह के लोग हैं। अब आते आते यानी आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है, लेकिन ये मैं कह रही हूँ इससे ज़रूरी नहीं है सब लोग इत्तेफाक करें कि अब ऐसा है कि जो लोग गज़ल लिखते हैं, सिर्फ गज़ल लिखते हैं, वो चाहते हैं कि वो नज़म भी लिखें, और नज़म लिखकर यानी दोनों असनाफ़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि गज़ल अब इतनी वो मतलब हैत से निकल के एक मकबूल और अलहदा उसकी एक शनाख्त है। जिस तरह हम अब नज़म की बात कर रहे हैं जिसमें से गज़ल खारिज है, तो उसको एक लिहाज से वो एक सिन्फ ही का दर्जा रखती है। तो जो आज का शायर है वो जब गज़ल सिर्फ गज़ल कहता है तो वो चाहता है कि वो नज़म भी लिखे, और तो नज़म जो है वो आहिस्ता 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 बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। फिर उर्दू शायरी में जो हैतें हैं उनका बड़ा जो है वो रोल है, इसलिए कि देखिए गज़ल एक अलग चीज़ है, उसके बाद नज़म के अंदर ही जो मुख्तलिफ़ हैतें हैं उसमें आज़ाद नज़म है। ये 20वीं सदी में यानी पाबंद नज़म से जब नज़म निकली है तो आज़ाद नज़म है। नज़म मुर्रा उससे पहले बल्कि लिखी जाने लगी, और फिर अब नसरी नज़म को भी पिछले 15-20 साल में इतना एतबार मिल गया है कि ये तमाम जो हैतें, जो शक्लें हैं, ये तकरीबन एक जैसी इस वक्त अहमियत रखती हैं, गज़ल के साथ साथ आज़ाद नज़म भी और नसरी नज़म भी।
अब ये आम तौर पे मेरा ख्याल है दूसरी ज़बानों में, एक जैसे हम बाहर वेस्ट की तरफ चले जाएं तो एक नज़्म एक चीज़ है, पोएम जिसको वो कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत वाज़े तौर पे इस तरह से अलग अलग हैं कि बाज़ शायर सिर्फ नसरी नज़्म लिख रहे हैं, बाज़ शायर सिर्फ आज़ाद नज़्म लिखते हैं, और बाज़ शायर सिर्फ गज़ल लिख रहे हैं, और वो तीनों अपनी अपनी जगह पे मुतबर हैं। वाह। तो हम आज अहद हाजिर जो है, हम जिसकी बात अब कर रहे हैं इस ज़माने की, इसमें ये सूरत हाल है। और ये जिस तरह हम लोगों को आदत है कहने की कि उर्दू अदब जो है वो ख़त्म हो गया, उर्दू अदब की मौत वाक़या हो गई है, उसमें ये हो गया है, उसमें ये मतलब कोई 50-60 साल 70 साल से ये चीज़ें जो है लोग लिख भी रहे हैं, ये जुमला सुनते सुनते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि उर्दू, ख़ास तौर पर उर्दू शायरी के लिए, कि उर्दू शायरी जो है वो ख़त्म हो गई है। जो इक़बाल के फ़ौरन बाद नज़्म लिखी गई जिसमें दोनों हैं, यानी तरक्की पसंद अदीब शायर भी हैं और जो जदीदियत वाले हैं, राशिद का ग्रुप है और मीरा जी का ग्रुप है, इन दोनों में जो है नज़्म तो लिखी गई, लेकिन नज़्म जो है वो गज़ल के असर में रही। उसकी से राशिद की ज़बान है और राशिद का जो उसलूब है उसमें कितना काफ़िया है, और हमारे यहाँ जो है उसको क्योंकि पसंद किया जाता था तो गज़ल से दूर होते होते कटते कटते बहुत वक्त लगा है, लेकिन अब भी पूरी तरह वो दूर नहीं हुए। अब मेरा ख्याल है आप जिक्र कर रहे थे कल वो सफ़ेद शोर की जब बात कर रहे थे, तो यही कह रहे थे कि अब उस किताब में जो नज़्म है वो गज़ल के असर से जो है बिल्कुल निकल चुकी है। तो अगर जब हम नई देखते हैं किताबें, गज़ल के बहुत से मजमूए शाये हुए। अभी कल हम लोग यहाँ बैठे थे शाम जब एक सेशन में, उसमें 6 या 7 मेरा ख्याल है गज़ल नज़्म के मजमूए जो है वो उन मुतारिफ़ करवाए गए। और उससे पहले भी एक मरतबा, ये लाहौर में भी कुछ दिन पहले की बात है, जो 7 शेरी मजमूए इस यानी नज़्म के मजमूए उनका इजरा था हल्का अरबाब ज़ौक़ में। तो इससे पता चलता है कि कितनी नज़्म लिखी जा रही है और कितने लोग सिर्फ नज़्म लिख रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि नज़्म आहिस्ता आहिस्ता गज़ल के असर से वो जो गनायत है, ख़ास जो गज़ल का उसलूब है उसमें पसंद की जाती है, जिस तरह काफ़िया जो है उसकी हमारे यहाँ के लोगों को यानी उर्दू फ़ारसी वालों को काफ़िया सुनने की आदत है और हमें उसी से हम जो है खुश होते हैं, वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप अभी भी किताबें देखें तो बहुत से लोग हैं जो नज़्म लिख रहे हैं और अच्छी नज़्म लिख रहे हैं, वो काफ़िए से दस्तबरदार नहीं हुए। लेकिन ऐसे भी हैं शायर जिन्होंने काफ़िया अब लिखना बहुत कम कर दिया है, तकरीबन ख़त्म कर दिया है। और नसरी नज़्म के आने से तो ज़ाहिर है ये बात जो है बिल्कुल दूसरी तरफ चली गई है। और नसरी नज़्म अब बहुत मकबूल हो रही है, जो एक ज़माने में आज से जब हमने भी लिखना शुरू किया 30-35 बरस पहले, तो नसरी नज़्म पे बहुत गुफ्तगू होती थी। और मतलब हमारे सामने ही की बात है कि कासमी साहब उसमें फ़नून में नसरी नज़्म उस तरह नहीं शाया करते थे, नसर लतीफ़ के नाम से वो पैराग्राफ फॉर्म में शाया किया करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता अब ये सब चीज़ें बदलती गईं और अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। तो और कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी, लेकिन गालिबन आप मतलब बात को दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। मेरा तो था कि हम बार बार चलें, आपसे बात करेंगे। जी जी, मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। और बुज़ुर्गों को हमें ठहर ठहर के बार बार सुनना चाहिए। मैं चाह रहा था कि इस अंदाज में बात चले कि इनसे शुरू हो और फिर बात से बात चलती चली जाए। एक ऐसा पूरा मंजरनामा हमारे सामने खींच दिया है कि हम क्लासिकी असनाफ से जदीद असनाफ तक आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि क्लासिकी असनाफ की नज़मों पर तनकीद तो मौजूद रही, लेकिन जदीद नज़म पर अभी तक हमारे यहाँ हमारे नाकिदीन वो पैमाने सेट नहीं कर सके या अपने महारत का इजहार शायद कर पाए हों। मैं इससे अगर नावाकिफ़ हूँ तो मेरी रहनुमाई करेंगे जनाब हारिस खलीक कि हमारी जदीद नज़म को खोलने के, जानने के, उसके तनकीद के पैमाने क्या हैं या क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान आपका।
वैसे भी यास्मीन आपा के बात करना ज़रा मुश्किल है, चूँकि उन्होंने एक पूरी 300-400 साल को उन्होंने चंद मिनट में बयान किया और फिर फ़ौरन मुआसिर नज़्म का भी सिलसिला। मैं ना नाक़िद हूँ, नक़ाद हूँ, ना उस्ताद हूँ, मैं तो सिर्फ नज़में कहता हूँ। तो मेरी बहैसियत जो राय होगी वो एक बहैसियत कारी की होगी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कारी के तौर पर आपसे बात करूँगा। देखिए, मुझे इसमें मसला ये लगता है अदनान के जदीद नज़्म, और जदीद नज़्म क्या, इकबाल के बारे में ये बात मैं करने वाला था जो उन्होंने की कि इकबाल के रंग का कोई दूसरा शायर नहीं है। और इसी तरह बहुत से जो हमारे इमेजरी के और कही अनकही की बातें हैं और इबाम लतीफ़ का सिलसिला है, वो भी मीर साहब पे ख़त्म हो गया। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़े शायर पे ख़त्म हो जाती हैं और फिर कोई नई राह निकलती है, कोई नई बात होती है। तो इकबाल ने तो यकीनन उसको बदल दिया। लेकिन उसके बाद इकबाल की नज़्म भी और इकबाल के बाद भी हमारे यहाँ मसला ये है कि जो नक़्द के पैमाने, जैसे आपने फरमाया, नक़्द के पैमाने जो हैं वो या पुराने मकामी जो पैमाने थे वो सब क्लासिकी असनाफ को जांचने के लिए थे, या फिर हमने सब, चूँकि हम बुनियादी तौर पे कॉलोनाइज्ड रहे 100-200 साल और हमारे बहुत सी असनाफ जो हैं वो भी मग़रिब से ही आईं, जिसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता, मग़रिब से आईं या मग़रिब के तवस्सुत से दुनिया के दीगर इलाकों से आईं। तो हमने जो नक़्द के पैमाने हैं वो भी वहीं से बोरो किए। तो अब वो एक इर्तिक़ा जो होना है वो अभी हम इर्तिक़ा पज़ीर हैं। बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे लाहौर शहर में ही हैं तनकीद निगार, जो उसको उस पर काम कर रहे हैं, मगर आप अमूमी तौर पर जदीद नज़्म को, इसीलिए ये मबाहिस के नसरी नज़्म है, आज़ाद नज़्म क्या है, मुअर्रा नहीं है। तो जोश साहब जैसे पाबंद शेर कहने वाले को नाजिम कहा करते थे लखनऊ में लोग, कि ये तो नाजिम है, ये शायर कहाँ है। तो ये पूरा इर्तिक़ा जो है ये होते होते हम यहाँ तक आए जिसकी तरफ यास्मीन हमीद साहिबा ने इशारा किया। तो वो पैमाने शायद अभी तक, यानी वो इर्तिक़ा पज़ीर नहीं हो सके हम। तो या हम उन्हें मगरबी पैमाने से, या हम टेरी ईगल्टन की हाउ टू रीड अ पोएम के ज़रिए से पढ़ेंगे अपनी नज़्म को, मिसाल दे रहा हूँ, या फिर हम गज़ल के पैमानों पर उसको मापेंगे और उसकी तशरीह और ताबीर करेंगे। तो ये जो इनका आपस में जुड़ना और कोई नई चीज़ की तश्कील, वो अब तक हमारे यहाँ मैं नहीं समझता हो पाया है। तो इसलिए ये आपको लगता है कि नज़्म की उस तरह से तहसीन नहीं है जिस तरह से तहसीन होनी चाहिए, और वो अब भी नहीं है। ये बात बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो अब गज़ल कहने वाले हैं वो नज़्म कहना चाहते हैं ताकि उनकी तमाम असनाफ पर एक दस्तरस उसकी तौसीक हो सके। लेकिन अब भी आप मुआसिर गज़ल पे एक प्रोग्राम कर लें और मुआसिर नज़्म पे कर लें, आपको ऑडियंस की तादाद से फ़र्क का पता चल जाएगा। वाह, क्या अच्छी बात की आपने। और यास्मीन हमीद साहबा ने अज़रा अब्बास की बड़ी शानदार किताब है, एक तवील नज़्म है नींद की मुसाफ़तें, वॉयेजेस ऑफ स्लीप, उसको तर्जमा किया और अंग्रेज़ी में। उर्दू में तवील नज़्म के तजुर्बे में हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नोहागर जैसी वो नज़्म जो आफरीनश से शुरू होती है और जदीद इंसान के अपने पाँव पर सीधे खड़े हो जाने की बात करती है, वो मौजूद हैं। उनकी नज़र से याज जो इंडिया से सलाहुद्दीन परवेज़ की तवील नज़्म थी और सिराज मुनीर ने उसे बहुत अहमियत की हामिल करार दिया। इसी ज़माने में मुआसिर इनके हमारे इस्लामाबाद से 21वें चांद की रात आई है किताब तवील नज़्म की, तराश आई है अख्तर उस्मान साहब की, और इसी तरह खुदा मेरी नज़्म क्यों पढ़ेगा दानियाल तरीर की। और मैं चाहूँगा कि तवील नज़्म के सफ़र को या इस नज़्म की अहमियत को बयान करें हमारे लिए जनाब शहजाद नैयर साहब। शुक्रिया अदनान। मैं चाहूँगा कि चंद एक जुमले जो इससे पहले नज़्म की तफ़हीम के बारे में हारिस साहब फरमा रहे थे, जिस तरह के इन्होंने फरमाया कि एक दरामदी सिनफ़े सुखन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत सारे हमारे पास नावल बाहर से आया, अफसाना बाहर से आया, और इसको बजा तौर पे फरमाया कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बुरी बात भी नहीं है। अलबत्ता नज़्म की हमारे यहाँ जो तफ़हीम हुई उसके साथ एक मबाहस जो है वो जुड़ता है, वो है मानी और तनाजुर का। कॉन्टेक्स्ट लफ्ज़ जो है वो अपना मानी अपने कॉन्टेक्स्ट में रोशन करता है, उसका कोई मुतलक एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता।
तो हमारी शेरी तरबियत ज़्यादातर जो हुई वो गज़लिया अंदाज में हुई। अब लोग जो नज़्म से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, हज़नदोज़ होना चाहते हैं, वो गज़लिया अंदाज से होने की कोशिश करते हैं। उन्हें काफ़िए की भी तलाश होती है, उन्हें वो अस्वात के निज़ाम की भी तलाश होती है, कहीं शायद वो गज़ल के अंदाज़ वाला तलाज़मा तलाश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब नज़्म इस अंदाज़ में इंटरेक्ट नहीं करती उनके साथ, तो शायद वो नज़्म में से वो शेरी जमालियात अख़ज़ नहीं कर पाते जो नज़्म का हिस्सा तो होती हैं, लेकिन कारी की तरबियत ना होने के बायस ख़ुद को ज़ाहिर नहीं कर पाती। इस मसले का इदराक और लोगों ने भी किया होगा, लेकिन शायद मीरा जी ने इसका इदराक बहुत शिद्दत से किया और उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया इस नज़्म में, इस उन्वान से। और उसमें मीरा जी इतने खल्लाक इंसान थे, वो फ्रांसीसी नज़्मों की कुशूद करते थे, उनकी तफ़हीम करते थे। नज़्म की कुशूद के लिए जो किलीदें नज़्म में जा बजा मौजूद हैं, उन्हें निशानजद करते थे कि ये देखिए इस लफ्ज़ से ये वाला मंजरनामा रोशन हो रहा है। इसी तरह उन्होंने अपने तज्ज़िया और तफ़हीम का दायरा हमारी उर्दू नज़्मों तक भी फैलाया। तो यूँ नज़्म के तज्ज़िये की एक रिवायत पड़ी जिसे औराक और वज़ीर आगा आगे लेकर चले, और उन्होंने बहुत सारी नज़्मों के तज्ज़ियाती मुताले लिखवाए और किए। ख़ुद उनकी अपनी 22 नज़्मों के तज्ज़ियाती मुतालों पर मुश्तमिल एक किताब भी है। तो ये तो हुआ कि हमारे जो क़ारीन जिनकी बुनियादी तरबियत, जो बेसिक उनकी ट्रेनिंग है, वो तो गज़ल की है। ज़रूरी है कि उन्हें नज़्म की जमालियात से, नज़्म की शेरियात से, जो पोइटिक्स नज़्म में बरूए कार आती हैं, वो गज़ल से मुख्तलिफ हैं, या शायद मुझे यूँ कहना चाहिए कि मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि नज़्म एक अपनी जगह पर बड़ी ताकतवर एक सिनफ़ सुखन है जिसके अपने तकाज़े हैं, उसकी थीमेटिक यूनिटी है, उसकी ऑर्गेनिक होलनेस है, एक जो नज़्म का एक लाजमी जुज़ है। जबकि गज़ल जो है वो रेज़ाकारी का फ़न है, वो 2 मिसरों में अपनी पूरी बात कहना है। यहाँ तवील नज़्म का ज़िक्र किया आपने, अपनी बात मैं आमतौर पे कम करता हूँ, लेकिन आपके सवाल में क्योंकि शामिल है तो मैं ज़रूर करूँगा कि मैंने 2 तवील नज़में लिखी जो मेरे 2 नज़मिया मजमूओं में शामिल हैं, और एक नज़्म को लिखते हुए मुझे 5 साल लगे, दूसरी नज़्म को लिखते हुए 4 साल लगे मुकम्मल। इस दौरान मैं दीगर चीज़ें भी कहता रहा, लेकिन इन पर एक जम कर काम किया। जहाँ तक मेरा ख़याल है, तवील नज़्म लिखना एक बड़े तख्लीक़ी तजर्बे के बगैर मुमकिन नहीं है, और जब तक आपके पास बड़ा कैनवस, बड़ा मौजू नहीं है, तब तक शायद आपको तवील नज़्म लिखने का ख़याल तक नहीं आता आम तौर पर। तो एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेनी पड़ती है तवील नज़्म, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरह एक नावल एक प्रोजेक्ट होता है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप आर्किटेक्चर की तरह के, एक आर्किटेक्ट की तरह के, ये आप मेरा चैप्टर है, यहाँ मैंने यहाँ करना है दूसरे चैप्टर में, तो शायद एक पूरा खाका तैयार करके और फिर पोइटिक्स पर, शेरी जमालियात पर कोई समझौता किए बग़ैर आपको अपनी नज़्म को मुकम्मल करना पड़ता है, और उसकी तवालत का जो तयन है वो पहले नहीं करते, वो हो नहीं सकता। कोई पता नहीं, अब जो मैंने पहली तवील नज़्म लिखी खाक, और उस पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि 5 साल लग जाएंगे, और कोई पता नहीं था कितने ड्राफ्ट्स लिखे जाएंगे, और वो कहानी खुद ब खुद चलती गई, और मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वज़ीर आगा से लेकर और कहाँ तक वो लोगों ने उसको एक अहम इजाफ़ा करार दिया। अब जो तराश का आपने ज़िक्र किया, एक तमसील भी है तवील नज़्म जो खावर एजाज़ की लिखी हुई है, किताब की शक्ल में आई है। इसके अलावा हाँ जी जी, और रुखसती इनकी जिलानी कामरान की बाग़ दुनिया, तो तवील नज़्मों का हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है गो, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जदीद नज़्म निगारी में तवील नज़्म एक अहम किरदार यूँ अदा कर सकती है कि वो नज़्म पढ़ते हुए शायद आपको वो गज़लिया सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे पढ़ने के लिए, उसकी तफ़हीम के लिए, या उसमें पिन्हा इशारों की कुशूद के लिए आपको शायद गज़ल पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। अच्छा, एक छोटी नज़्म हो, यानी ये चूँकि मैं छोटी नज़्म के बिलमुकाबिल बात कर रहा हूँ, तो एक छोटी नज़्म है, उसमें कई दफ़ा शायर के इरादे के बग़ैर भी काफ़िया बंदी का इल्तिज़ाम हो जाता है। यानी हम नहीं चाह रहे होते कि काफ़िया लाएँ,
लेकिन वो मैं पंजाबी में कहूँगा कि धक्के से काफिया आ जाता है उसके अंदर, और लिखने वाले को भी अच्छा लगता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है।